आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से भारत में अथवा उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले आपकी भर्ती परीक्षा में हमेशा से प्रश्न आए हैं। और इतिहास इस इतिहास का गवाह है कि एक ऐसा टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। और कोई भी परीक्षा हो, अगर वहां पे सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलनकारी या उनके व्यक्तित्व से जुड़ा अगर प्रश्न आता है, प्रमुख कथन, उनकी रचनाएं, प्रमुख पुस्तक, तो आपके इस टॉपिक से प्रश्न जरूर रहेंगे। इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी एक रेस के घोड़े हैं। और यह क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी जब यह क्लास खत्म होगी और आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनसे जुड़े हुए अलग अलग किताबों का अध्ययन न करके कुछ मिनट की यह वीडियो आप देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन कॉपी कलम लेकर बैठिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तब, अन्यथा ये वीडियो उनके काम का नहीं है जो टाइम पास करने के लिए पढ़ते अथवा देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को पढ़ना हो, इस प्रश्न को तैयार करना हो, तो एक बात आप जरूर याद रखिएगा, इन सभी से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। माने आपके सामने जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी विकल्प हैं, इन सभी को पढ़ना है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, वो आपका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। माने इस विकल्प प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में कहा था, ध्यान से दीजिएगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण का एक अंश देर रात में इसका जिक्र किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे जरूर रखिएगा स्क्रीनशॉट। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना बेहतर देने के लिए तत्पर और तैयार हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी एक रेस के घोड़े हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प आप लोगों ने बताने का पूरा प्रयास किया है। ज्यादातर लोग के उत्तर डी आ रहे हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर। राइट आंसर डी वालों, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। जी हाँ, डी ज्यादा लोगों के उत्तर आए थे, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि भैया डी वालों का उत्तर ज्यादा सही है, माने डी वाले पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यार वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइए, पैसे नहीं कटेंगे अगर ऐसी क्लास यूट्यूब पर कोई पढ़ा दे, टॉपिक बाय टॉपिक, इंपॉर्टेंट परीक्षा वाले प्रश्न, तो फिर बताइएगा। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। देखिए, इस प्रश्न में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक बात आप हमेशा जानते रहिएगा कि प्राय इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, माने ऐसे प्रश्नों का, इस तथ्यों का कमेंट ज्यादातर महात्मा गांधी ने किया है, क्योंकि कुटीर उद्योग से संबंधित थे। ये पूरी तरह से भारतीय जमीन पर, ठीक है, जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है
हाँ, एक प्रश्न आ रहा है कि एक टॉपिक को फुल कंप्लीट कराइए। जी हाँ, हम प्रत्येक टॉपिक को फुल कंप्लीट कराते हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। हम वो प्रयास ये करते हैं कि हम पहले उन तथ्यों को फोकस कर ले, उसके बाद उससे बड़े तथ्य को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं। माने सिलेबस पूरा पढ़ने से बेहतर है हमें उन टॉपिकों पर फोकस करना जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम गेन कर सके। यह विचार किसने विकसित किया था? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। मैंने एक ट्रिक बताया है कि महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा इस बात पर बल देते थे, हमेशा इस बात को फोकस करते थे कि वो जो जमीन तैयार कर रहे हैं वो कुटीर उद्योग से, माने जमीनी हकीकत को जोड़ना, जमीनी बातों को कहना, ये उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती थी। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब आप लोग का सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, महात्मा गांधी। बार बार आप लोग महात्मा गांधी सुन रहे भैया। एक सवाल मेरा आपसे है, उन्हें महात्मा किसने कहा था? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर जवाब देंगे। और कोई यह कह रहा है कि सर मेरा इस बार भी गलत हो गया, तो ध्यान रहे, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन आप गलतियों से सीखते हैं। इसलिए इस सीरीज को पढ़ने के बाद वह प्रश्न दोबारा कभी भविष्य में आपका गलत नहीं होना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, साधन उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, मतलब ये हमेशा मैंने बताया ना, ये कुटीर उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति महात्मा गांधी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सवाल आपके सामने, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य जो है परम तत्व है और वही ईश्वर है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि कर हर हर मैदान फतह। जल्दी से कमेंट करिएगा आप सभी साथी। देखिए, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो यहां पर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, क्या होगा? यहां पर स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य के साध्य मानते थे। क्या मानते थे? वे अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था सत्य अमर है, कभी मर नहीं सकता। गांधी जी लेख में लिखते हैं, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी का अन्य अनुशासन मानता हूं। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का ये पूरा नाम था। मतलब इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। ठीक है, जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट विंडो पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। यह वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आप लाइव देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूनिक प्रश्न आते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और एक बार इस वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तब जब इस क्लास से आप संतुष्ट होइएगा तब। भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। जी हाँ, एक जवाब आया है 182 मीटर वाले बाबा जी। मतलब 182 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में है। और एक प्रश्न आएगा, ठीक है, तो
तो ध्यान दीजिएगा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, क्योंकि वहां पर विधानसभा की 182 सीट है, इसलिए 182। तो जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था। इसलिए 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 वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बिस्मार्क का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, जर्मनी में जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी के एकीकरण में अपनी जो भूमिका अदा की थी, वही भूमिका भारत के रियासतों को एकीकरण में, भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान देने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा भले होगा, लेकिन आप जब परीक्षा हाल में जाएंगे तो प्रश्न को ज्यादा करके आएंगे। कांग्रेसी नेताओं में किसने कहा महान वृद्ध पुरुष? माने किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जी हां, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और एक कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा। बिस्मार्क एक व्यक्ति का नाम है। बिस्मार्क एक मनई का नाम बाटे। जैसे गधा का नाम होता है, गधई का नाम होता है, वैसे गोरू का नाम होता है, वैसे एक मनई रहा जर्मनी का, ओकर नाम रहा बिस्मार्क। और वो एक काम करत है कि जर्मनी के 21 सूत्र में बांधे के, जैसे माला जो हो 21 रस्सी में गुथा जाता है, ठीक, तो बन जाता माला, मोती और धागा से मिलकर माला। वैसे अलग अलग टुकड़ा में टूटा जमीन के मिलाए के जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क के रहे। और ये काम इंडिया में, भारत में जो अलग अलग रियासत थी, जैसे कश्मीर की बात कर ले, जूनागढ़ की बात कर ले, चाहे आप हैदराबाद के निजाम की बात कर ले, हैदराबाद रियासत, तो ये रियासतों को एकीकरण करने का काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, समझ में? चलो, महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भारतीय थे जिन्हें 1892 में, इन्हें क्या हुआ था 1892 में उदारवादी दल, एक प्रश्न आता है, यह उदारवादी, ये क्या थे? दादा भाई नौरोजी, ये उदारवादी दल के नेता थे कांग्रेस में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया 1892 में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में ये क्या किए गए? एक सदस्य चुने गए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। एक प्रश्न इसने और बनेगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटल इनकम भारत में ज्ञात करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदायसन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। और इनकी एक रचना काफी महत्वपूर्ण है, अगर आप जानते होंगे तो लिख लीजिएगा। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, जो बार बार परीक्षा में पूछती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या था इनकी रचना? लिखना चाहें लिख लीजिएगा, बार बार पूछता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही प्रमुख रचना इनकी है, इनकी रचना है, बहुत ही प्रमुख है। इन्हें धन का अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के अगर पढ़ रहे हैं तब भले आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन पढ़िएगा जरूर। इसे कहते हैं धन का अपवाह सिद्धांत। धन का
ठीक है। धन का अपवाह सिद्धांत, माने धन का अपवाह ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के नाम से जाना जाता है। धन का अपवाह सिद्धांत, लाइव क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी हाँ, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है, माने भारत में लूट कर वो कहां ले जा रहे हैं, इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। जैसे एक कपड़े को बाल्टी में डालकर निकालने के बाद हम बाहर निचोड़ते हैं, उसी तरह ये भारतीयों को निचोड़ते हैं, उसका पानी कहां ले जाते हैं, ब्रिटेन ले जाते हैं। इसी को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ थियरी, किसकी, दादा भाई नौरोजी की। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आ गया। इन्होंने दो सभा बनाई थी, दो सभा इनकी थी, प्रमुख सभा था परीक्षा में जो पूछा जाता है, दो सभा था। पहली सभा जो थी उसका नाम था रहनुमाई। ये एक एक किताब में आपको नहीं मिलेगी। रहनुमाई दयासन, मज दयासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलेगी, अगर आप लगातार क्लास में बने रहेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा इनका है जो बहुत ही पूछता है, वह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो सभा बनाई थी। क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? क्या आप लोगों ने जान लिया? क्या इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जो आपको लग रहा है कि दादा भाई नौरोजी से प्रश्न आए और आप परीक्षा में गलत कर दें? इन्हें सम्मानी बुजुर्ग या दादाजी के नाम से जानते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर लिख लीजिएगा, हमेशा काम देगा। ये केवल इस क्लास के लिए नहीं, क्योंकि जब भी दादा भाई नौरोजी से प्रश्न आएगा इससे बाहर से नहीं आएगा। आगे हम लोग इस बात को देख लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही आसान है, एकदम हलवा वाला है। भारत का दादा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे। डेली क्लास के लिए आप लोग, मैंने बताया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश। भारत का दादा, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महान वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत के सम्मानी बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? अब आप देख रहे हैं लगातार दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न एक के बाद एक के बाद एक आता जा रहा है। तो यहां पर होगा दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा, रट लीजिएगा। जी हां, दादा भाई नौरोजी होगा। कुछ लोग अलग बता रहे हैं, नेहरू जी बता रहे, गलत। चाचा नेहरू कहते थे, हाँ, इन्हें दादा कहते थे। ठीक है, चाचा नेहरू जी को कहते थे दादा, इन्हें कहा जाता है। अम्मा किसे कहते हैं, जरा कमेंट करिए। अम्मा किसे कहते हैं? दीदी किसे कहते हैं? मामा किसे कहते हैं? देखिए, अम्मा जयललिता, दीदी ममता बनर्जी, मामा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहन जी किसे कहते हैं? ये सभी आधुनिक भारत के नेता कह सकते हैं आप, नेत्री कहिए, अच्छे नेता नहीं, ये सब नेत्री हैं। ये सब क्या है? नेत्री हैं। अम्मा, दीदी, मामा, बहन जी, ठीक है, चाचा शिवपाल। तो इस तरह से आप जुड़ते चले जाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग जान लीजिए। हाँ, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इस प्रश्न का उत्तर ए है। अगला है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मुझे नहीं लगता जितने लोग इस वीडियो को लगातार शुरू से देख रहे होंगे उनका गलत हुआ होगा। बताइए।
चलिए जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आकलन सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने किया। महानुबोलिस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब इनका जिक्र हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का, जल्दी बताइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी कमेंट करिएगा। ऊपर हमने बताया, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा नहीं, कि 1892 में 1892 में ये पहले भारतीय थे, ये पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल के थे और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया, वो थे दादा भाई नौरोजी। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश, ठीक है, में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, तो शायद आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, हमें किसी भी व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं और आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जैसे आपने राहुल गांधी को सुना होगा, राहुल गांधी नाम आपने सभी लोगों ने सुना होगा। ये प्रधानमंत्रियों के गोद में खेला है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की गोद में खेला है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के घर में इसका बचपन बीता है और इस व्यक्ति को प्रायः हम अलग अलग उपनामों से पुकारते हैं। हमारी और आपकी, मुझे नहीं पता कि कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये इनके गोद में खेला है, इनके बाल उखाड़े हैं, इनकी उंगली पकड़कर चला है, इनके घर में बैठा है, इनके साथ खाना खाया है, इनके बर्तनों में उन मंत्रियों ने खाना खाया होगा, लेकिन हम इन्हें अलग अलग उपनामों से बुलाते हैं, जबकि ये गलत है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, किसी राज्य के हों, एक सम्मानित पद है और हमें प्रायः सम्मान के साथ लेना चाहिए। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा परिचालक है। और हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष की बात करता है, ठीक है, जहां पे किसी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी को भी, चाहे वो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हों, पूर्व प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो पढ़े लिखो और अनपढ़ में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और एक शिक्षित परिवार से संबंध रखते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर आपके सामने फिर आता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? 1892 में दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जब हम लोग डब्ल्यू.सी. बनर्जी कब पढ़ेंगे? जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे, एस.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को जब पढ़ेंगे तब हम आगे देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर टैगोर की बात किया जाए, टैगोर की अगर हम बात कर दें तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, इनके भाई देश के पहले आईएएस ऑफिसर हैं। जी हाँ, यह व्यक्ति ऐसे हैं, भारत का पहला साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। आज भी जो हम राष्ट्रगान गाते हैं वह राष्ट्रगान इनकी कृति, इनकी रचना है। जी हाँ, जो राष्ट्रगान हैं उनके 5 पद होते हैं। प्रथम पद हम गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं और गायन का समय 52 सेकंड होता है। क्या आपको पता है कि गीतांजलि का में जो हम राष्ट्रगान गाते हैं उसमें कुल 5 पद होते हैं। जो 5 पद का पहला, जो 5 पद जो होता है उसका जो पहला पद है उसमें 13 पंक्तियां होती हैं, उसे 52 सेकंड में गाते हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या राष्ट्रगान को शॉर्टकट में भी गाया जा सकता है? जी हाँ, अगर कम समय में राष्ट्रगान को शॉर्टकट में गाया जाए तो उसका गायन का समय क्या होगा? उसके गायन का समय तब 20 सेकंड होगा। तब कितना होगा? 20 सेकंड होगा, जब 60 में राष्ट्रगान को गाया जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी होगा, दादा भाई नौरोजी। लेकिन अन्य के बारे में भी जानते रहिएगा। जी हाँ, आपको पता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने बहुत बड़ा काम किया था जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। एक ऐसा नेतृत्व करने का झंडा मिला था जिसे आज भी क्रमवार रूप से चलता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ भैया, आईसीएस थे पहले, आईसीएस। इसके पहले जो प्रश्न था जो मैंने बताया आईएएस, तो आईसीएस थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्हीं के भाई थे। यहां पे हमने ध्यान से देखा कि संपत्ति का अपहरण मतलब भारत का धन निचोड़कर, भारत से धन ले जाकर, भारत के खून पसीने की कमाई ले जाकर ब्रिटेन में रखी जाती थी। आपको पता है ब्रिटेन में कि जो संसद है उसमें एक बार यह कहा गया कि जितने भारत में जो खराब होती है वस्तुएं जो फेंकी जाती है प्राय शादी विवाह समारोह में, उसकी मूल्य जितना होगा उतना पूरे इंग्लैंड का बजट होता था। मेरी बात आप लोगों ने नहीं समझा। मतलब हमारे यहाँ जो व्यर्थ खाना होता है, जो प्राय शादी विवाह अन्य समारोह में जो बचा हुआ खाना होता है, जो फेंका जाता है, जो दान दिया जाता है, उसका जो मूल्य होगा वह इंग्लैंड का कुल बजट होता था। सुनकर आश्चर्य होगा आपको, जी हाँ, वो पूरे इंग्लैंड का बजट होता था जितना इंडिया का खाना व्यर्थ जाता था। तो वहां पे जब दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यहाँ पे ये लोग करते क्या है, भारत में कपड़ा भिगोते हैं और उसको निचोड़ते हैं इंग्लैंड में ले जाकर, उसी को संपत्ति का अपहरण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये हम लोग की जो सीरीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है। कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर आपके माता पिता में से किसी की माता अगर दारू पीने वाले हैं तो क्या आप उन्हें हमेशा थप्पड़ मारेंगे, दारू पी कराएंगे? क्या आप उन्हें कहेंगे पियला है? क्योंकि पिता पिता के समान होता है। इसीलिए भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पर निर्वहन करने वाले चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, उनके बातों का, प्राय चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन जी हो, जो भी रहा हो, सभी के लिए। यहां पर हम देखते हैं कि भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दादा भाई नेहरू। आज भी महात्मा गांधी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, तरह तरह की, लेकिन कभी आपने इनके बारे में पढ़ा है? कुछ लोग व्हाट्सएप या पीएचडी कर लेते हैं, फेसबुक या पीएचडी कर लेते हैं, तब उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन आपको पता है इनके लिए लोग पीएचडी करते हैं इनके एक एक टॉपिक पे, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, अम्बेडकर जी हो, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल जी हो। प्राय लोग कहते हैं 182 फीट मीटर मूर्ति क्यों बनाई गई? कभी इनके बारे में पढ़िए, किताबों से पढ़िए। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप या पीएचडी कर लीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे 5 मिनट का वीडियो देखकर किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर फिर से होगा दादा भाई नेहरू। मैंने ऊपर इसके बारे में व्याख्या कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर सूची मिलान करना। इसके पहले जो सीरीज मैंने पढ़ाई थी, एक छोटा सा प्रश्न पूछा था आपसे कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जवाब दिया था। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने हमेशा कहा है कि वीडियो के अंत तक बने रहा करिए, सारी वीडियो को देखिएगा। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। आप सोचिएगा ऐसा क्या कारण है कि सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं? भारत का सबसे वृद्ध पुरुष दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं। महामना क्या है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से जुड़ी कुछ विशेष बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। ठीक, बच्चा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। बरदोली की महिलाओं ने इन्हें क्या कहा था?
बाल गंगाधर तिलक को सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार मतलब आपका। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कि वास्तव में हमारा देश बहुत ऊंचाई पर है। फर्क इतना है कि इस देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए प्रायः ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग तक नहीं पहुंच सकती। गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी। शायद कुछ लोग को पता हो, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहें, उसमें टॉपिक है नेहरू, अंबेडकर, गांधी, ये सारे टॉपिक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है अगर अधिकारी बनना है तो। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, अगर आपने वहां पे तैयारी की होगी शायद पता है कि इनकी टॉपिक पढ़ना है कि टॉपिक जहां से प्रतिवर्ष 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, हर जगह प्रश्न आते हैं। देख, गांधी जी को जो माना जाता है वो दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ये राज्यविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते हैं। ये किसे? राज्यविहीन लोकतंत्र को। ये राज्यविहीन, देखिए मेरी राइटिंग गड़बड़ है, राज्यविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते हैं। अपना आदर्श मानते हैं। उनका मानना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि सुधार हो तब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा एक बात, सभी लोग एक बात मेरी समझने का प्रयास करिएगा। सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि राज्य क्या होता है, किसी को पता है? ये राज्य विहीन की बात कर रहे हैं, ये राज्य क्या होता है? पता है, राज्य के 5 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, राज्य क्या है? राज्य क्या है? आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग, सभी लोग। राज्य के 4 प्रमुख तत्व थे। पहले एक निश्चित भूभाग होगा। जैसे अगर भारत की बात करें तो पता है कुछ लोग भारत को देश कहते हैं। आगे जब कभी परीक्षा में प्रश्न आएगा तब बताइए भारत देश है या गणतंत्र है? तो आप कहेंगे सर भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। माना हमारा भारत है, ये हमने काम चलाओ भारत बना दिया। इस भारत के लिए पहला क्या होगा? एक निश्चित भूभाग। क्या होगा? निश्चित भूभाग होगा। उसके बाद दूसरा, इसमें निवास करने वाली जनता नागरिक होगी। तीसरा सरकार होगा। चौथा जो है इसे हम कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। मैं इस बात को दोबारा बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है? निश्चित भूभाग। लिख लीजिएगा, निश्चित भूभाग होगा। जैसे इस भारत का एक निश्चित भूभाग है। दूसरा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आप शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, भूभाग हो। लिख लीजिएगा, निश्चित भूभाग हो। दूसरा, जनसंख्या हो, एक निश्चित या इस पे निवास करने वाली जनसंख्या हो। तीसरा, एक सरकार हो। एक क्या हो? सरकार हो। आप कहेंगे ये चीजें तो हमें उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएंगी, ये चीजें मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर एक शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेंटी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। आइए मैं इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, संप्रभुता क्या है। आइए इस बात को बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके गांव में आपके पापा कहते हैं, गांव वाले कहते हैं नाली इधर से बनेगी या यहाँ पर एक कुआं खोदा जाएगा, इतने बड़े मैदान में कुआं यहाँ खोदा जाएगा। लेकिन आपके गांव के प्रधान कहते हैं कुआं यहाँ नहीं, यहाँ खोदा जाएगा। तो आप बताइए कुआं आप कहाँ खोदेंगे?
1 नंबर पर या 2 नंबर पर? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। मैं आप संप्रभुता आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपके गांव के लोग कह रहे थे 1 नंबर पर कुआं खोदा जाएगा, प्रधान जी कह नहीं नहीं 2 नंबर पर खोदेंगे, किसकी बात मानेंगे? ठीक, 2 नंबर पे। लेकिन वही समय आपके क्या कहते हैं, डीएम आते हैं, कहते कुआं यहां पर खोदा जाएगा। अब किसकी बात मानेंगे? डीएम साहब की। लेकिन फिर क्या होता है, डीएम साहब के ऊपर आते हैं, यहां पे सीएम साहब आते हैं, कहते कुआं यहां नहीं, कुआं यहां खोदा जाएगा। सीएम साहब कहते कुआं गांव में इस कोने पे खोदा जाएगा। अब किसकी बात मानी जाएगी? लेकिन उसके बाद कहते प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते कुआं यहां पर होगा, कुआं के चारों तरफ चबूतरा भी होगा। 6 नंबर पे। अब बताइए उस गांव में किसकी बात मानी जाएगी? फिर कुछ देर के बाद आपके व्लादिमीर पुतिन जी आते हैं, कहते कुआं यहां पे जगह आप तालाब बनवा लीजिए। 7 नंबर पर कुआं की जगह तालाब बनवा लीजिए। अब आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे अपने पीएम की बात, अपने प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम भारत की बात करें, सबसे ज्यादा अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो सबसे ज्यादा सर्वेंटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर कोई ताकत नहीं होती। और जहां पे सबसे बड़ी ताकत है संप्रभुता, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में अपनी संप्रभुता नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसलिए भारत एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है। आपने सुना होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ध्यान दीजिएगा, कहा क्या जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है। आपने सुना होगा अनुच्छेद 1 क्या कहता है, आपकी भाग 1 ये कहता है, अनुसूची 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा, राज्य के 4 प्रमुख तत्व होने सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके देश में शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आ रही है, तो क्या उसके लिए किसको कहेंगे आप? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को कहने जाएंगे, या आप व्लादिमीर पुतिन को कहने जाएंगे, या तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति को कहने जाएंगे, या चीन के राष्ट्रपति से कहेंगे? जी नहीं, आप अपने राज्य के मुखिया से कहेंगे, आप प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर किसी के पास नहीं जाएंगे। इसलिए भारत एक संप्रभु है। संप्रभुता जो है वह देश में है। भारत के अंदर जितने भी निर्णय लेना होता है वह हमारी देश लेगी। इसे ही संप्रभुता कहते हैं। यह एक उदाहरण था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे, वह एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि वे राज्यविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का अपना शासक होगा। इसके आदर्श राज्य में जो राजनीतिक शक्ति कोई नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे सुधार हो, भीतर से हो, बाहरी शक्ति कोई हस्तक्षेप ना करने पाए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी लंबा हमने डिस्कस कर दिया, तो अब ध्यान दीजिएगा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसके लिए कहा था? महात्मा गांधी के लिए कहा था। प्रायः हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। क्या आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा है? कभी पढ़िए, भविष्य में कभी टिप्पणियां नहीं करेंगे। शायद आप लोग को यह भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति के ऊपर कार्टून नहीं बनाए जा सकते, राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर कर सकते हैं। इसलिए आपने प्रायः देखा होगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियां होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर नहीं होती। किसी भी मूवी में भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिखाया जाता है एक सर्वोच्च पद के रूप में दिखाया जाता है। अन्य किसी भी भ्रष्टाचार, किसी भी लुप्त में नहीं दिखाया जाता। चाहे मूवी हो, पिक्चर हो, सिनेमा हो, कार्टून हो, सीरियल हो, आप देखे होंगे राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर की जा सकती है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, ना कोई कार्टून बना सकते हैं, और आप कभी मत करिएगा, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने यह कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर
से चला गया। अब ये मत कहिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के आईक्यू कम था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, अब ये मत कहिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू कम था इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की तारीफ की। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लियो टास के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अभी मैंने बताया ना सीमांत देहाती कहते हैं। लियो टाल को भी पढ़ेंगे, इन्होंने भी गांधी जी पे टिप्पणी की थी। लियो टाल्स ने भी गांधी जी पे टिप्पणी की थी। क्या कही थी आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सभी लोग ऑनलाइन जुड़िएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इलानी विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। यह क्लास है जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क संचालित की जाती है। बताइए अर्धनग्न फकीर किसे ने कहा था? सभी लोग कमेंट करिएगा। अगर क्लास बेहतर लगे ना तो डेली टाइम से जुड़िएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। यकीन मानिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पढ़ाने वाले एक से एक मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, ऐसी व्याख्या कोई नहीं करेगा। और आपके लिए व्याख्या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। देखिए उस समय गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर, क्योंकि ये आपने देखा होगा इनके पूरे कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अर्धनग्न फकीर कहा था। सोचिए किस व्यक्ति को वहां प्रधानमंत्री टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति की गरिमा समझिएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और यह कहा जाता था कि ब्रिटेन का उस समय साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि एक तरफ सूर्योदय होता था, एक तरफ सूर्यास्त होता था। ऐसे जगह के प्रधानमंत्री किसी भारत के एक व्यक्ति को अर्धनग्न फकीर कहते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। सोचिए उस समय महात्मा गांधी की क्या हैसियत रही होगी। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। करेंगे या मरेंगे, इसे कहते हैं करो या मरो। इसे कहते हैं करो या मरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नारा किसने दिया था? देखिए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में आते हैं, जो लोग जानते हैं उसका जवाब दे दिया करें। कोई सवाल पूछा कि आप जौनपुर के हैं, आप उन्हें बता दीजिए। कोई पूछता है क्लास कब चलेगी, आप उन्हें बता दिया करिए। वीडियो साफ नहीं है तो बता दिया करिए कैसे साफ होगा। करो या मरो, डू और डाई, ये गांधी जी का बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जी हां, यह अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में यह प्रारंभ किया गया था, उस समय उन्होंने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1942। जी हां, करो या मरो 8 अगस्त 1942 कहां से दिया गया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। यार इससे बेहतर क्लास नहीं मिलेगी, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बता के चले जाएंगे, इसका ये विकल्प है, लेकिन विस्तृत व्याख्या कोई नहीं करेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? फिर सेम प्रश्न आया तो इसकी व्याख्या सेम होगी, महात्मा गांधी। डू और डाई 1943 में। ठीक है, हम बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्यों कहा गया, कैसे कहा गया। इसके बाद में एक लेक्चर में और सीरीज बनाऊंगा जहां पे मैं और विस्तृत व्याख्या करूंगा, तो मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया है, लेकिन हम आगे इसकी व्याख्या जरूर करेंगे। लेकिन यहां बस इतना जानिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस विकल्प के आधार पर इसका नारा, सॉरी भगत सिंह ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है। ठीक है, भगत सिंह ने। ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में, भगत सिंह ने दिया है, भगत सिंह। ठीक है, इनके बारे में पढ़े, इनको फांसी हुई थी, भगत सिंह को फांसी हुई थी। इन्होंने अपनी गोली से अपने आप को मारकर आत्महत्या किया था। इन्होंने आत्महत्या किया था। कहां किया था? इलाहाबाद में। किस जगह किया था? कमेंट करके बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, काफी लंबे प्रश्न की सीरीज है।
वेदों की तरफ वापस लौटो, ये किसने कहा था? बैग ऑफ द वेदास, माने किसने कहा था? सभी लोग जरा कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बैग ऑफ द, जल्दी से कमेंट करिएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, यह हमने ऊपर आप लोग को बता दिया था। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपने इनके बारे में पढ़ लिया था। इनका मूल नाम मूल शंकर था, जी हाँ। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज कहाँ की थी? बंबई में, वर्तमान मुंबई जिसे कहते हैं। वेदों की ओर ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। जी हां, अल्फ्रेड पार्क इसका सही जवाब था पिछले प्रश्न का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाचार पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट केसरी का संपादक कौन माना जाता है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये प्रश्न बैंक की सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और काफ़ी काम आएगी। देखिएगा, मैं यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो। वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, संध्या ब्रह्म बहादुर उपाध्याय। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को दिया था। एसएस ऑन गीता अरविंद घोष की रचना है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। मराठी अखबार केसरी जो थी, ये किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा था? ये मराठी अखबार था। ठीक है, ये कैसा था? मराठी था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, ये भगत सिंह की रचना थी। बंगाल गजट पहला था। ये सब रट लीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, ऊपर मैंने जस्ट अभी बताया था। तो यहां से उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता हो गया होगा। देखिए 1881 में बंबई से, 1881 में, कब? 1881 में बंबई से उन्होंने 2 महत्वपूर्ण समाचार शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, 2, एक इनका था, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनकी 2 रचना हुई। एक हुआ केसरी, दूसरा था मराठी। तो जो केसरी था इसकी भाषा जो थी मराठी थी। भाषा क्या थी? मराठी। लेकिन 2 पत्रिका थी इनकी, रट लीजिएगा। 2 पत्रिका कौन कौन? एक केसरी और मराठी, ये 2 पत्रिका थी। अब ये मत सोचिएगा केसरी मराठी भाषा में थी। जी हाँ, केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी, लेकिन मराठी भी उनकी एक समाचार पत्र था। इनके 2 समाचार पत्र थे। ध्यान दीजिएगा, 2 समाचार पत्र थे, जहां पर केसरी मराठी भाषा में और जो मराठी था वह अंग्रेजी भाषा में। वह किसमें था? वह अंग्रेजी भाषा में। वह किसमें था? वह अंग्रेजी भाषा में था। किसमें था? वह अंग्रेजी भाषा में था। क्लियर हुआ? एकदम रट लीजिए सभी लोग। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, होम रूल आंदोलन का यह मुख्य पत्र बना। केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। अगर इनके संपादक की बात की जाए, लिख लीजिएगा, अगर यहां पे संपादक पूछ लिया जाए, संपादक, तो केसरी का संपादक कौन था? किसी को पता है? केलकर थे। कौन थे? केलकर थे। लेकिन अगर मराठी की बात की जाए, मराठी का संपादक कौन था? तो आगरकर थे। रट लीजिएगा, सभी लोग रट लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इसको लिखिएगा। और बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन आगे चलकर किसके द्वारा किया गया? लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया। ठीक, आगे हम लोग गीता रहस्य के बारे में भी पढ़ते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल नहीं है ना? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों को, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पे, जहां देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है,
जल्दी कमेंट कर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। ये है चार्ल्स विल्किंस। ये पहला यूरोपीय था जिसने 1785 में, और इसका जो अनुवाद था, यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के तहत हुआ। इसका जो अनुवाद हुआ था किसके तहत हुआ था पता है? एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा अनुवाद के तहत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक? किसी को दिक्कत, कोई समस्या, क्लास एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, व्याख्या करके पढ़ाएंगे। जिनको पढ़ना है वो रुके, जिनको टाइम पास करना है वो जा सकते हैं, क्योंकि केवल सिलेक्शन के लिए क्लास आती है और मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल माने डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल ने। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे मिलान करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यहां पे पहले मिलान करा दूं। केशव चंद्र सेन, इनका संबंध किससे है? ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती, पढ़ते आ रहे हैं कल से, आर्य समाज। आत्मारंग पांडुरंग, प्रार्थना समाज, रट लीजिएगा। सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन। इनके बारे में कल हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया था, एक एक की पॉइंट पढ़ा था जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। माने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो यहां से ना मैंने बताया हो, ठीक है। इसके लिए आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जाइएगा, वहां पे आपको पूरी तरह से विधिवत मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। ध्यान से देखिएगा, इसका होगा उत्तर नवजीवन। नवजीवन पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका अगर प्रकाशन देखा जाए तो ये 1919 से लेकर 1931 तक इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसके प्रकाशन की बात देखा जाए, ये कहाँ से होता था? अहमदाबाद से। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अहमदाबाद से। दो भाषा में होता था, पहला हिंदी, दूसरा गुजराती भाषा में होता था। इसके अलावा महात्मा गांधी के अन्य भी कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे
देखा जाए इसमें हरिजन, हरिजन, दूसरा यंग इंडिया, यंग, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, लिखना चाहे सभी लोग लिख लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो यहां ये ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी समाचार पत्र हैं। ये अन्य समाचार पत्र हो गए आपके। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा आपके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। सभी लोग, मैं दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। यह संपादन का अगर प्रकाशन देखा जाए तो ये 1919 से लेकर 1931 तक प्रकाशन हुआ। यह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से इसका प्रकाशन होता था, जो दो भाषा में, हिंदी और गुजराती भाषा में हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा इनके समाचार पत्र हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। पहला हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 1915 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में जो हिंदू साहित्यिक अल हिलाल शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। 1914 में उन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन बंद कर दिया। उसके बाद आजाद ने 1915 में, कब, 1915 में अल बलाग नामक पत्रिका शुरुआत की। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है क्या होगा, सी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? इसे बंद कब किया गया था? 1914 में बंद किया गया था। ठीक है, अगला चलिए, यहां पर लोकमान्य तिलक की उपाधि, देखिए इस प्रश्न में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका उत्तर न होने की वजह से यहाँ पे होम रूल आंदोलन हम मान सकते हैं, लेकिन लोकमान्य की जो उपाधि दी गई थी इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने 1896-97 के दशक में, 1896 से 97 के दशक में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने के लिए आंदोलन चलाया। इसी के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इस कारण इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो सभी आंसर जो है, जो सभी आंसर है वो गलत नहीं है। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग सी कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में कर न देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। इसके लिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसका कथन है? जस्ट अभी हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया, यह लोकमान्य तिलक का कथन है। किसका? बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करें, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, तो यहां भी बाल गंगाधर तिलक होगा। कैसे, किसने, देखिएगा वैलेंटाइन सिरोल, लिखना चाहे लिख लीजिएगा सभी लोग। वैलेंटाइन, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम पता है? इंडियन अनरेस्ट। सभी लोग लिख लीजिएगा, इंडियन अनरेस्ट में क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंडियन अनरेस्ट में उसने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्लियर? वैलेंटाइन सिरोल। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? डी राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? मुझे देखना इस प्रश्न का उत्तर कौन जवाब देता है। फ्रंटियर गांधी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। फ्रंटियर गांधी आप लोगों ने नया नाम सुना। मैंने आपसे पहले बताया कि यह सीरीज ऐसी है कि अगर आप परीक्षा हॉल में जाएंगे हूबहू प्रश्न बैंक मिलेगा। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, हम कितना भी पढ़कर जाते हैं नया प्रश्न लगता है। इसी को हम कहते हैं सीमांत गांधी। इसका मतलब हुआ सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी को हम सीमांत गांधी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। और उन्हें 1987 में क्या मिलता है पता है किसी को? भारत रत्न मिलता है। कब? 1987 में उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। क्लियर? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी राइट आंसर है। किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? जल्दी बताइए, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। बस खान अब्दुल गफ्फार खां माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सेवा देने के लिए एक प्रयास किया था। तो प्रसिद्ध अंग्रेज परिचालिका थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस कारण, अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा। जैसे ये कुछ किताबों में मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उसमें घायल सैनिकों को मदद करने के लिए इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? एक प्रश्न आपके सामने आया है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? एक सवाल आया है और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब जरूर देना, लेकिन पहले आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके।
जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं और एक एक करके हम देखिए। पहली बात तो राष्ट्रपिता के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग का जवाब मिल गया। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न का जवाब एकता माथुर जी ने दे दिया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने, किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने महात्मा गांधी को, किसको? गांधी जी को क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। इन गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपका, और मैं चाहूँगा लिख भी लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। बी। एकता जी ने इस प्रश्न का जवाब ऊपर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, तो भैया किसका जवाब था? प्रश्न का जवाब मिल गया। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ नहीं है? माने 3 रचना महात्मा गांधी से संबंधित है, एक नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, सभी साथी। अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन भी कर दिए हैं। चलिए, भगवान उनकी बुद्धि विवेक बनाए रहें, ऐसे वो हमेशा रहें, जैसे आज कर रहे हैं ऐसे भगवान उनके साथ भी करता रहे। ध्यान से देखिएगा, इनकी रचना कौन सी नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, रट लीजिएगा। हरिजन है, हिंद स्वराज भी है। द हॉली फैमिली, ये कार्ल मार्क्स की रचना किसकी है? कार्ल मार्क्स प्लस एंजल की रचना है, द हॉली फैमिली। मान इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहां पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, माने निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक, एक क्लास प्रतिदिन होती है। चलिए आप लोग जवाब दे दिया करिए कमेंट का। क्लियर हो गया सबका? सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, द हॉली फैमिली कार्ल मार्क्स एंजल की है। ठीक, चलिए अगला, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सभी लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, आर्ची भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, विजय तिलक। तो ये क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये पश्चिमी भारत के लोकहितवादी कहे जाते हैं। अगला देखिए, डेली क्लास के आप लोग टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने पहले आपसे कहा उन प्रश्नों को पढ़िए जो बार बार आपके परीक्षा में आते हैं। ऐसे प्रश्नों को मत पढ़िए जहां से आपका प्रश्न बैंक ही तैयार ना हो। इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश से, मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पे है, दुर्गेश सर के नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, अरविंद घोष की रचना बहुत सही आप लोग बता रहे हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस आपको अपनी परीक्षा में करना है। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन। अरे नेहरू जी की भी पढ़ेंगे, कलाम जी की, अब्दुल कलाम आज़ाद की भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, एक ही दिन में सब तो खत्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया?
देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है वह जुलाई 1924 में। कहां से? बंबई से शुरुआत होती है। बहिष्कृत हितकाणी सभा इसे कहते हैं। इसका पूरा नाम अगर जानेंगे तो इसका क्या था? बहिष्कृत, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, बहिष्कृत हितकाणी सभा। इसका उद्देश्य था जो छुआछूत है, लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति को रोकता है। उन्होंने मराठी पश्चिम बहिष्कृत भारत भी प्रारंभ किया था। यह सभा थी और इसी के साथ एक समाचार पत्र भी शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मान इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? पहले आप लोग ये बताइएगा ये शब्द पहली बार किसने सुना है? देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की पहले स्थापना किया गया, बाद में उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। उन्होंने ही द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र लिखा, सर सैयद अहमद खां। जी हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किया, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, और उनके समाचार पत्र थी द लायन मोहम्मडन ऑफ द इंडिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लोग वीडियो में कमेंट करके बताएं, कोई पूछ रहा हिंदी क्लास कब चलती है, तो जो लोग लाइव देख रहे हो कमेंट करके बता दें। गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो 1933 में यंग इंडिया। मान इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? एकदम आसान प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है। ये लगभग क्लास काफी बड़ी होती जा रही है, लेकिन जुटे रहिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। सभी लोग, यह है हमारा महात्मा गांधी। यंग इंडिया, हरिजन, ये ऊपर मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था, फिर भी लोगों ने गलत बताया। उपन्यास नील दर्पण, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए, पहली बात तो नील दर्पण किसकी रचना, किसी को पता है? नील दर्पण किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए, नील दर्पण जो रचना थी वो दीनबंधु मित्र की थी। ये रट लीजिएगा, हो सकता है यही प्रश्न पूछ दे, आप कहेंगे सर तो पढ़ाए नहीं थे हमें। तो दीन बंधु मित्र की रचना थी। इसे अनुवाद किसने किया? तो मधुसूदन दत्त ने। किसने? मधुसूदन दत्त ने। ये नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था, अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यह सारे प्रश्न आपको ना किताबों में खोजने से इतने आसान नहीं मिल जाएंगे, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन यह आपको ऊपर ऊपर से रटा रटाया चीज मिल जा रहा है बिना गहन अध्ययन के। अगर एक बार इस सीरीज की नोट्स आपने बना ली, कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 80% से ज्यादा प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला, ब्रिटिश इंडिया बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला
नील दर्पण किसने लिखा? अब अगर आपके प्रश्न आ जाए कि जो नील दर्पण है वह किससे संबंधित है, तो ये बिहार में जो ब्रिटिशियों के द्वारा भारतीयों पर नील की खेती करने के लिए लगातार दबाव किया जा रहा था, तो वहां किसानों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए नील दर्पण एक नाटक लिखा। नाटक किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने इस नाटक की रचना की। और ये विद्रोह कब हुआ था, कोई बता सकता है? ये विद्रोह हुआ था अत्याचारों का, ये जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह कब हुआ था? ये 1859 और 60 का विद्रोह का रचना है। जो वर्णन है ये 1959 और 60 के विद्रोह का वर्णन है इसमें। जी हाँ, आगे चलकर पढ़ेंगे तिनकठिया प्रथा क्या है, 3/20 क्या है, तो ये बहुत बाद में आता है। जो आप महात्मा गांधी वाला जानना चाह रहे हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ था, वो बहुत साल बाद, 60 सालों बाद, लगभग 50 से 55 साल बाद हुआ था। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ये 50 साल बाद ही घटना आती है, 50 साल के बाद। लेकिन ये घटना 1859 और 60 की घटना है, तब महात्मा गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, वंदे मातरम एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब आपको चाहे जहां से खोज कर देना है। वंदे मातरम किस भाषा में है? किस भाषा में है? दो उत्तर हैं इसके। पहला संस्कृत, ए, बी है आपका बांग्ला, बी। अब आपको जवाब देना है कि जो वंदे मातरम है वह किस भाषा में है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना है। ठीक है, यह किस पुस्तक से लिया गया है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वैसे आप लोग पहले से जानते होंगे सभी लोग। आनंद मठ। और इससे सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, कब? 1896 में पहली बार। अच्छा ये बताइए, ये राष्ट्रीय गीत है, ये भारत क्या है? राष्ट्रीय गीत है। कितने सेकंड में गाया जाता है? गायन का समय क्या है? राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं ना, क्योंकि रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में अच्छा लगता है, खेत में नहीं। और आप सब रेस के घोड़े हैं। क्या आप लोग डेली क्लास में लाइव रहेंगे ना? टाइम तो पता ही है, टाइम पूछ लीजिएगा, डेली लाइव रहिएगा। यकीन मानिए ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। राष्ट्रगीत जो है यह है 65 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रगान जो है ये 52 सेकेंड। ये रट लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रगीत 65 सेकेंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड, और राष्ट्रगान 52 सेकेंड। यह आपका जनगण मन है, और यह राष्ट्रगीत जो होता है ए, यह वंदे मातरम है, और बी जनगण मन है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी कंफ्यूज होके 52-65 बता रहे थे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको बेहतर लगे ना तो क्लास जरूर शेयर करिएगा। कैसी क्लास है कमेंट जरूर करिएगा जितने लोग जुड़े हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन का सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने लोग इसे लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जब राजधानी बदली थी, राजधानी परिवर्तन के समय, ठीक है, ये गाया गया था। किसके सामने गाया गया था बताइए, किसी को याद है?
उस समय आपने देखा होगा जनगण मन अधिनायक में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। एकदम रट लीजिएगा। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में भारत भाग्य विधाता। उस समय भारत में कौन आया था जिसके सम्मुख ये गीत गाया गया था? आपको याद होगा जो राजपथ है उसका नाम बदल कर क्या किया गया। इसी से आप लोग इस बात को जान लेंगे। एक चैनल और है स्टडी विद दुर्गेश सर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बाकी क्लासेज आपको स्टडी विद दुर्गेश सर पे मिलती हैं। 2 यूट्यूब चैनल हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जॉर्ज पंचम के आगमन पर यह गीत गाया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि क्या है? उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियां? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलता है डेली। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। इंस्टाग्राम मेरी भी आईडी है दुर्गेश सर या दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है। और वैसे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग जुड़ सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है किसका संग्रह है? देखिए, उन्हें 1913 का नोबेल मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल, भारत का पहला नोबेल। गीतांजलि जो शब्द है किससे मिलकर बना है पता है? गीत और अंजलि, जिसका मतलब होता है गीतों का उपहार। अच्छा, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? ये कविता है। ये क्या है? शी है। ये कैसे मिलकर बना है? गीत और अंजलि से। ये कैसे बना है? गीत और अंजलि। ये हमारी बहन जी का नाम है। गीत और अंजलि से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गीतों का उपहार। गीतों का उपहार अर्थात गीत माने कविता आ जाएगा ना। गीत क्या होगी? जो गीत होगी वो कविता जैसी होगी। ये किस भाषा में लिखी गई है? मूल भाषा। क्या है गीतांजलि की मूल भाषा? क्या है? अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया इसका मतलब आप सिलेक्शन के एकदम करीब हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, जिसको भोजन करना है जा सकता है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बांग्ला। मूल बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और आप सभी अपने साथी मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल आपसे पूछेंगे सभी लोग, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम क्या था? शारदा एक्ट क्या था? चलिए अधिनियम में लिख देते हैं, अधिनियम क्या था। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ठीक है सभी लोग। अच्छा, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? जामिया मियां इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हकीम अजमल खान थे। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, बाल विवाह। जी हां, बाल विवाह का सही जवाब है। तो चलते हैं इसी के साथ, आप सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। भारत में थियोपिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम बॉटेस्की। थियोसोफिकल सोसाइटी लिखना चाहें लिख लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग लिख देख रहे हैं सभी लोग। थियोसोफिकल सोसाइटी।
भारत में कौन था? मैडम ब्लावेटस्की। ठीक है, चलिए आज के साथ यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, सभी लोग तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। डेली क्लास में टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो रेस के घोड़े हैं। अच्छा, साहित्य का नोबेल इन्हें, हाँ बता तो दिया। ठीक ठीक, मुझे लगा हम छोड़ तो नहीं दिएगा। देखिए, साहित्य का नोबेल भारत में 1913 में इनको मिला था। ठीक है, और इसकी रचना कब किए थे पता किसी को? गीतांजलि की रचना कब हुई थी? किसी को पता है गीतांजलि की रचना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा, गीतांजलि की रचना कब हुई थी? 1913 तो उन्हें साहित्य का नोबेल मिला था ना, तो सीधी सी बात है, रचना पहले ही होगी। बाय बाय।